लिखे हुए में, यस सर, सेम चीज लिखे हुए में प्रेजेंटेशन यदि मैंने प्रॉपरली कर लिया तो मुझे हो सकता है एक की बजाय 1.25 या 1.5 मतलब ज्यादा भी मिल जाए। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। सर एक एक एग्जाम, एक आदमी जब मतलब एक स्टूडेंट जब ही इज अटेंडिंग 5 क्वेश्चंस, हर एक में मिनिमम 3 3 पार्ट्स होंगे, मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि करीब 15 क्वेश्चन तो पक्के हैं सर। सर 20, 18 से 20 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 22 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस साल उस अटेम्प्ट में आपके पेपर में जैसे 5A में फर्दर 1 और 2 भी डाल दिया है क्या। इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज किया है, 6 और 7 नंबर के ज्यादा दे रहा है, पर कभी गलती से यदि छोटे छोटे में तोड़ दिया तो अपन क्या करेंगे सर। तो आप अपन एक मान के चलते हैं 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कहीं अटेंड करना है, यानी कि सर ऑन एन एवरेज करीब, ऑन एन एवरेज 35 से 40 पेजेस एक कॉपी में रहेंगे। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेकर होगा उसकी एक कॉपी चेक करने में 35 से 40 पेजेस रहेंगे। यदि तुम उसको कंफर्ट लेवल देते हो ये बता के कि देखो मैंने आपकी सुविधा के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, जो आप पढ़ के ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वो जब तुमने उसको कंफर्ट लेवल दिया तो वो तुमको कंफर्ट लेवल देगा या नहीं देगा नंबर देते हुए। सिंपल सी बात है, तुमने उसको कंफर्ट लेवल दिया तो वो भी देगा तुमको, क्योंकि उसको पढ़ना कम पड़ा, उसको पहले से पता पड़ गया कि इसने देखो कीवर्ड लिखे भी हैं, अंडरलाइन भी किए हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहली बात। दूसरी बात, सर यदि आंसर में पॉइंटर्स बनते हैं तो हमें पॉइंटर्स में लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, यदि कई बच्चों ने क्या किया है, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी है, पैराग्राफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जबकि पॉइंटर्स में होता है कि अच्छा ये 4 बात कवर की है तो इट लुक्स टूवर्ड गुड टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अच्छा है, वही चीज को पॉइंटर में तोड़ के लिख दिया। जैसे कि आज ही का एक क्वेश्चन था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो उसमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के 3 4 पॉइंट्स जो थे वो अपन ने पूरी लैंग्वेज को, सेक्शन 11 को ऑफ द एलएलपी एक्ट को अपन ने पॉइंटर्स में तोड़ के लिखा। तो सर अपने आप कवर हो गए ना सारे पॉइंट्स। यस सर, कवर हो गए सारे पॉइंट्स। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात, आप लोग मेजरली क्या गलती कर रहे हो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। तो पहली बात, तीनों क्वेश्चन, ये मतलब सारे क्वेश्चन अलोंग विद सब पार्ट्स सर नए पेज से चालू होना चाहिए। जहां ये खत्म हुआ उसके बाद में ये आंसर नए पेज से चालू होना चाहिए, ये आंसर नए पेज से चालू होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर फ्लो फ्लो में इसके और इसके नंबर कंबाइन करके नहीं दे देवे आपको। होता है ऐसा, होता है, ये मत इस भरोसे मत रहना कि नहीं होता है। तुमको खुद को ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर आंसर पूरा हो गया तो हमको यहाँ पर एक लाइन खींच के और पार्ट क्वेश्चन नंबर 1B जो है वो नए पेज से चालू करना है। बुद्धि में बात घुस गई। यस सर। कई बच्चे जब है ना पॉइंटर्स लिख लेते, पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 2, पॉइंटर नंबर 3 ऑफ द आंसर, सर कंटिन्यूअस, बीच में गैप ही नहीं डाल रहे थे, बीच में गैप ही नहीं डाल रहे थे, जैसे कोई है ना मतलब पैसे के मतलब वो कागज के पैसे लग रहे हो ऐसे एकदम, पेज बचा बचा के, कागज बचा बचा के अपना काम कर रहे थे। नो नहीं, वो नहीं चलेगा भाई, उसके पीछे नंबर कम आ जाएंगे, तो तुमको यहाँ पर गैप्स डालने हैं। तो सर क्या क्या बातें अपने को समझ में आई। पहली बात कि सर हर एक, पांचवी बात, एक आध जने के मैंने पेपर में लिखा भी है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है ना वो एंड के टाइम पे बिगड़ती जा रही है। हैंडराइटिंग बिगड़ती जा रही है तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के समझने की कोशिश करे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हैंडराइटिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल लिख देते थे कि सर जो पेनल्टी होगी वो 500 से 50,000 होगी। अरे 500 से 50,000 क्या रुपए होगी, पैसे होगी, क्या होगी, 500 से 50,000 रुपए होगी, 500 से 50,000 होगी क्या, आगे आप खुद देख लो क्या है वो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंटर्स के बीच में गैप डालना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, हर आंसर नए पेज पे चालू करना है इवन विद द सब पार्ट। और जो अभी तक मैंने बात नहीं बोली, क्योंकि एग्जाम में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन काम लेना है, एग्जाम में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन काम लेना है, तो क्यों ना अभी से चालू करें, क्यों ना अभी से चालू करें, है ना।
यस, ब्लैक और ब्लू अलाउड होता है, अपन ब्लैक मान के चलेंगे क्योंकि हर एग्जाम में ब्लैक काम आ जाएगा तुम्हारे। गोले करने में भी, जो दो गोले करने वाले पेपर हैं उनमें भी, और मेरे पेपर में भी ब्लैक काम आ जाएगा। तो ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक इंक पेन से मत लिख देना भगवान के लिए, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। सर बेहतर होगा कि जब नए पेज पे नया आंसर चालू कर रहे हो तो उसमें ऊपर ऐसे मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, एक ब्लॉक बना के यहाँ पर मेंशन कर दो, फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर ऊपर सबसे पहले दिखेगा उसको। यस, दीज आर द वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। सर यदि कंपैरेटिव क्वेश्चन है तो 3 कॉलमर टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करना, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या, इनफैक्ट 4 कॉलम बना लेना, सीरियल नंबर भी डाल देना, तो उससे पता पड़ जाएगा तुमने कितने डिफरेंसेस लिखे हैं। ठीक है, यदि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो ऐसे, और यदि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो भैया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, प्रोविजन एंड एनालिसिस, फैक्ट्स ऑफ द केस, इन पॉइंटर्स मैक्सिमम 3-4 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करो। पैराग्राफ पैराग्राफ मत लिख देना यहाँ पर, फैक्ट ये भी हुआ था वो भी हुआ था। अरे क्वेश्चन नहीं छापना है, जो अपने काम के जिसके ऊपर अपने को आंसर निकालना पड़ेगा वो 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। और फाइनल थर्ड लेग कंक्लूजन, ठीक है, थर्ड लेग कंक्लूजन का आएगा, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। प्रोविजन और एनालिसिस में यदि कोई बात ऐसी जिसमें केस लॉ लग रहा है, बाल्फोर एंड बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, या फिर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, या लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, यदि ऐसा कोई केस लॉ बन रहा है तो प्लीज वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, वो लाइनर लिख के, जिस पॉइंट पे केस लॉ है वो एक लाइन लिख के, और ब्रैकेट में कौन से केस लॉ से आया वो भी लिखना होता है। सर एग्जाम में टाइम कम है, हम क्या करें? जैसे कि मैंने आपको दिए थे 40 मिनट्स दिए थे, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए? कि सर 18 नंबर के क्वेश्चन के लिए। सर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कोई भी आता है वो 20 नंबर का आता है, उसके लिए मैक्सिमम 33 या 34 मिनट्स आपको मिलने चाहिए। मैंने आपको 18 नंबर के लिए 40 मिनट दिए थे या नहीं दिए थे? तो सर ज्यादा दिए थे। तो ये आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए कि सर क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, यदि टाइम कम पड़ रहा हो तो हम कहाँ गोची मारेंगे, हम फैक्ट्स ऑफ द केस खा जाएंगे। केवल और केवल यदि हमारे पास में टाइम कम है तो, अपने को पता लग रहा है कि आज तो पेपर ऐसा आया है कि अपन ने स्पीड नहीं पकड़ी तो अपन ने जिंदाबाद हो जाएगा, तो सर उससे अच्छा है फैक्ट्स ऑफ द केस को गुम कर देना। बात समझ में आई? यस सर। सर एलएलबी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ना? अरे एलएलबी में आज तक का करीब करीब रिकॉर्ड है कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, रिकॉर्ड है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर हमको कैसे पता? मैंने आपको शुरुआत में एक एक्सेल फाइल भेजी थी और नहीं किसी को मिली है या नहीं ध्यान रहा है तो मैं एक्सेल फाइल का एक वो टेबुलर फॉर्मेट होता है वो वापस भेज दूंगा कि कौन से कंपनीज में से ज्यादा प्रैक्टिकल का वेटेज है या फिर ज्यादा थ्योरी का वेटेज है। मैंने सबको भेजा था, मैं वापस भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सर एलएलपी में से ज्यादा चांस किसके हैं, थ्योरी के या प्रैक्टिकल के, कितने नंबर के थ्योरेटिकल आने के चांस रहते हैं, कितने नंबर के प्रैक्टिकल आने के चांस रहते हैं, ये सब बताया हुआ है। तो अपनी जो तैयारी है वो उस हिसाब से ही होनी चाहिए, अपनी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो थ्योरी पे कितना प्रेशर डालना है, प्रैक्टिकल पे कितना प्रेशर डालना है। यदि एलएलबी पढ़ना है तो थ्योरी पे कितना प्रेशर और प्रैक्टिकल पे कितना तैयारी करनी है, उस एम से चलोगे ना ये तो सब हो जाएगा। ये तो पहला, दूसरा टेस्ट था, पहला भी मैं आपको 1-2 दिन में चेक करके भेज दूंगा, ठीक है अक्षित कासट? ठीक है, पहला मैंने चेक करके भले ही नहीं भेजा, लेकिन सर पूरा क्लास में एक एक बच्चे के साथ में डिस्कस जरूर किया था टेस्ट होते ही, कि है ना सर देखो ऐसे आंसर लिखना है और ये इसकी ड्राफ्ट आंसर शीट है। तो एकदम ही तुम वो कहते हैं ना बिल्कुल ही हवा में रहे, वैसी बात नहीं थी, वो भी चेक करके भेज दूंगा मैं। चलिए, दर्श जैन कहाँ पर है भाई? दर्श जैन, अरे भाई साहब कहाँ पर हो? दर्श जैन, दर्श, यस सर। अरे कहाँ गायब हो गया भाई, कहाँ चला गया? हम्म,
कहीं नहीं गया। चलो 10 जन मुझे ये बता, क्या सच में एग्जाम की तैयारी करके दी थी टेस्ट, या ऐसे ही दे दिया था, एक बार पढ़ के बैठ गया था? अरे डिसहार्टन नहीं होना है, मैं सच में पूछ रहा हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, शर्म मत करो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सच सच बताओ, तैयारी करके बैठे थे या ऐसे ही बैठ गए थे? सर 3-4 वीडियोस ही देखे थे स्टार्टिंग में। तो यार बोलना चाहिए ना सर, मैं तैयार नहीं हूं, मैं करके दे दूं क्या? कुछ लग जाता अपना, ऐसा बोल देता तो। अब देख प्रॉब्लम क्या होगी, तू बिना तैयारी के बैठ गया, तेरे पापा क्या सोच रहे होंगे, तू भी मेहनत नहीं कर रहा और मैं भी मेहनत नहीं कर रहा हूँ तेरे साथ में, यही सोच में आएगा किसी भी पेरेंट के दिमाग में, सबसे पहली बात यही आएगी। जबकि सच बात यह है कि तैयारी हुई नहीं, 3-4 वीडियोज ही देखे, कितने थे कि सर एटलीस्ट 12-15 वीडियोज होंगे एलएलपी के, होंगे ना? तो पूरा तैयारी करके देता ना बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस दे देना। तैयारी कर ले तो बता देना, सर मैं तैयार हूँ, मेरा एक टेस्ट ले लो, मैं वापस ले लूंगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन। अरे चुप मत बैठ, पापा से डांट पड़ी लगती है आज। हैं? चुप मत बैठो, चलो चुप बैठना। एक चुप बैठना मेरे क्लास में अलाउड नहीं है, चलो आ जाओ। ठीक है, और किसने, जिया जैन कहाँ है, जिया वोरा कहाँ है? दोनों को पता पड़ गई, खुशबू आजियानी पता पड़ गई, कमी कहाँ है? हाँ सर। ठीक है, कमी पता पड़ना बहुत जरूरी है, ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। तो सर हम ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं? सर पहला तो होता है समझना, अंडरस्टैंड करना कि सर कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को तुम लोग घोटने लगोगे ना कि हाँ ऐसे बस जो लिखा हुआ है वो हम घोट लें, तो भैया 60 टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को, तुम पार नहीं पढ़ पाओगे घोटने घोटने से। यदि समझ के और फिर लर्न करोगे तो जरूर पार पड़ जाओगे। सर दूसरी बात, हर टॉपिक को जब तक फाइनल एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, एक बार तो मैंने करा दिया, 2 बार तुम खुद करोगे, टोटल 3 बार ऐसे होएगा, तब तक उसमें नंबर नहीं निकल पाएंगे। लिख के ले लो, आएंगे मतलब कभी आ जाते हैं तो वो तुर्रेबाजी होगी फिर। ठीक है, और 2 चैप्टर जो हैं वो आधे आधे करने से अच्छा है 1 चैप्टर पूरा करो। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि 2 चैप्टर आधे आधे देख लेता हूँ, इससे अच्छा 1 चैप्टर मतलब एक टॉपिक पूरा करो। बात समझ में आ गई? यस सर। सबसे पहले ऑर्डर क्या रहना चाहिए अपनी तैयारी का? सबसे पहले कंपनीज एक्ट करना चाहिए इजी एंड फुल ऑफ मार्क्स। सेकंड तैयारी एलएलबी की होनी चाहिए, 6 नंबर के लिए बहुत छोटा टॉपिक है, फुल ऑफ मार्क्स। सर उसके बाद में क्या तैयार होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप 1932 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप 1932 वाला 3 चैप्टर जो है सर, भरपूर मार्क्स हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट में आपका पार्टनरशिप का लूंगा, कब लूँ आप लोग बता दो? नेक्स्ट टेस्ट में आपका पार्टनरशिप का लूंगा। 10 दिन तैयारी करीब कर पाया है या नहीं कर पाया है? सर वो तो बिल्कुल भी नहीं देख पाया हूं मैं, तो कितना दिन चाहिए तेरे को? 10 दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए? 10 दिन बहुत रहेगा 3 चैप्टर के लिए? अच्छा तू देख के बता देना कल की क्लास में मेरे को। ठीक है, 10 दिन बहुत रहेगा या नहीं रहेगा सर? 12 दिन? ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो आज 20 तारीख हो रही है, आप लोग खुद बता दीजिएगा 30th को करना है, कब करना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कल की क्लास का टाइम क्या रख सकते हैं वो भी सेकंड हाफ में बता देना मेरे को। चलो अब अपन चालू करते हैं रूल्स। कल अपन ने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं ये पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं ये भी पढ़े थे। कि सर म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट सर एक दूसरे के लिए ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हमको परफॉर्मेंस देनी होती है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कि सर इस हाथ दे इस हाथ ले, जब तक तू अपना काम नहीं कर रहा है मुझे करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूं तुझे तेरा काम करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ कॉन्करेंटली परफॉर्म करना होगा। थर्ड है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। सर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय वन पार्टी इज कंडीशनल एंड डिपेंडेंट अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस बाय सेकेंड पार्टी। ठीक है, जब तक तू मुझे बिल्डिंग मटेरियल नहीं देगा, मैं अपना बिल्डिंग बनाने का वादा पूरा कर ही नहीं सकता। सो परफॉर्मेंस बाय मी ऑफ बिल्डिंग दी बिल्डिंग इज डिपेंडेंट, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट अपॉन
परफॉर्मेंस टू बी गिवन फर्स्ट बाय यू ऑफ गिविंग मी द बिल्डिंग मटेरियल। तो पहले आप अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूरा करेंगे फिर मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, there are certain contracts which require simultaneous performance, ठीक है। simultaneous एक दूसरे के साथ में। एक तो जिन्होंने वीडियो ऑफ किए हैं भगवान के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए। जिन्होंने वीडियो ऑफ किए हैं वो सब अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सम्यक हुआ, बियानी हुई। बियानी कल आई नहीं थी तू? सर आई थी ना मैं। आई थी, दिख नहीं रही थी। चलो सब जने वीडियो ऑन करो। सृष्टि, सुया, कर्नावट, दिशी, सब जने ऑन करो भाई। चलो फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, एक जैसे परफॉर्मेंस। बयानी पड़ेगी आज हमारे लिए। चलो Contracts requiring simultaneous performance where reciprocal promises are to be performed simultaneously. The promiser need not to perform his promise unless the promisee is ready and willingly to perform his promise. सर, यदि ऐसा है कि अगले महीने की 31 तारीख को आप मेरे को 100 लीटर्स ऑफ ऑयल देना और मैं आपको उसी समय 5,000 रुपीज दूंगा, तो सर ये कैसे होगा? सर ये ऐसा है, जब तक ये तेल नहीं दे देता तब तक इसे 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। जब तक ये 5,000 रुपये नहीं दे देता इसको तेल देने की जरूरत नहीं है। तो सर these sort of contracts are requiring simultaneous performance. So where reciprocal promises are to be performed simultaneously, एक प्रोमिसर को तब तक अपना परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है जब तक कि प्रोमिसी भी अपना जो उसने प्रॉमिस किया है उसकी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो सर ये एक्चुअल में कौन से उसकी बात कर रहा है? सर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट की बात कर रहा है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट की बात कर रहा है। जिया जैन, जिया जैन सर से कुछ छुपता नहीं है, ठीक है। मैं जोक जोक तो नहीं पढ़ा रहा हूँ संता और बनता के जो तेरे को इतनी हंसी आ रही है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सेकंड, तो ये कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में एक पार्टी को तब तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक कि दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस देने को तैयार नहीं है। सेकंड, वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड। बिया नहीं पढ़ना भाई। हाँ सर, where order of performance is fixed, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. For example, A and B promises that A shall build a house for B at a fixed price. A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. देखो, जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, देखो ये बता दिया गया है। एक बिल्डर है और एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने बिल्डर को बोला आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाना और मैं आपको उसके लिए 10 लाख रुपीज दूंगा। ओके सर, तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले ही फिक्स कर लिया गया है कि पहले बिल्डिंग में एक्सप्रेसली फिक्स कर दिया गया है, पहले बिल्डिंग बनेगी फिर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सर पहले ये काम होगा, ये वाला रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है। जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से फिक्स कर लिया गया है तो सर उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्चुअल में ये पहला वाला सेक्शन होना चाहिए था पर अब लॉ में सेक्शन नेक्स्ट है। क्यों? कि सर पहले ये कि सर यदि पार्टीज ने खुद कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑर्डर फिक्स कर लिया है कि पहले कौन सा रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होगा फिर कौन सा होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से होना चाहिए। यदि पार्टीज ने फिक्स नहीं किया है, थर्ड वो पॉइंट पढ़ते हैं, वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड, कि सर किसी पार्टी ने कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया है, तो क्या होगा सर? इन दिस केस promise shall be performed in such order which the nature of transaction requires. sir, promise उस हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए जैसा कि ट्रांजैक्शन बोलता है खुद से कि इस हिसाब से होना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी अपने को काफी कुछ पता लग सकता है। तो जहां पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन
जो चीज मांग रहा है उस हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए। बियानी एग्जाम्पल पढ़े एक बार। For example, A and B contract that A shall sell his stock in trade to B at a fixed price, and B promised to give security for the payment of the money. A's promise need not to be performed until the security is given. For the nature of the transaction requires that A should have security before he delivers up his stock. ठीक है, देखो ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ जहां पर ए अपना सारा का सारा स्टॉक इन ट्रेड किसको बेचेगा, बी को बेचेगा। बी ने कहा है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो कर दूंगा बाद में, पर मैं आपने पेमेंट के लिए आपको अभी कुछ सिक्योरिटी दे देता हूं, जिससे कि बाद में पेमेंट करूं तब आप मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस रिटर्न कर देना। ठीक है, कोई सिक्योरिटी वाइज कुछ भी, कोई पेपर्स, कोई जमीन के कागज, कोई गोल्ड वगैरह उसके पास में रखा देगा कि देखो ये सिक्योरिटी वाइज मैं आपके पास में रखा हूं। ओके सर। सर, यदि अपन सिक्योरिटी लेने से पहले ही स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा इन्होंने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं किया है कि पहले स्टॉक इन ट्रेड देंगे या पहले सिक्योरिटी देंगे या क्या होगा। पर सर तुम खुद समझदार हो, यदि मैंने अपना स्टॉक इन ट्रेड दे दिया बिना सिक्योरिटी लिए तो फिर बाद में सिक्योरिटी देगा ये कोई जरूरी है क्या मेरे को? नहीं सर। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट खुद बोल रहा है कि पहले सिक्योरिटी आनी चाहिए फिर स्टॉक इन ट्रेड दिया जाएगा। बिना सिक्योरिटी लिए स्टॉक इन ट्रेड दे दिया तो फिर सिक्योरिटी मिले कल को नहीं मिले तुम क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी कई बार बोल देता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। सो वेयर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट को खुद को बोलने दो। ठीक है, कि पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगने दो। जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले जो होना है वो होएगा फिर ही दूसरे वाले को परफॉर्म करना होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं विच रिक्वायर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, सेक्शन 53 पढ़ना भाई यानी। Effects of preventing the performance. Sometimes one of the parties is willing to perform his promise and other party prevents him from doing so. In such case, party preventing is at fault and the party who has been prevented has option to either treat the contract as void and can claim the compensation sustained by him due to non-performance. ठीक है, कई बार दो पार्टीज आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर तो लेती हैं, मैं तेरे लिए ये करूंगा और तू मेरे लिए ये करना, लेकिन सर कई बार ये पार्टी इस पार्टी को परफॉर्म करने ही नहीं देती है। इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग, कैसे कि समझो, वाई ने एक्स को वादा किया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज इस तारीख को इतनी इतनी बजे मैं मेरी कार जो है, इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ वाई एक्स को अपनी कार देगा। ठीक है सर, एक्स जो है वो वाई को पैसे देने की बात कर रहा था कि एक्स बोल रहा था इस गाड़ी के मैं 2 लाख रुपए दूंगा, वाई बोल रहा था नहीं नहीं 3 लाख रुपए चाहिए मेरे को। तो दोनों में इस बात को लेके और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि है ना देखो मैं अपनी कार आपको दूंगा। इन दोनों ने ऐसा बोला कि न तेरी न मेरी, अपन एक थर्ड पार्टी को वैल्यूअर के जैसे लाते हैं जो कि कार का वैल्यूएशन करेगा। आजकल तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा ना, कार्स 24 या फिर स्पिनी और ये सब जो हैं ये कार्स को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू करते हैं। तो वैसे ही एक थर्ड पार्टी वैल्यूअर को ले आऊंगा, वो जो भी बोलेगा वो गाड़ी की वैल्यू 2,20,000 बोलेगा तो 2,20,000, 2,75,000 बोलेगा तो 2,75,000, जो वो बोलेगा वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी। ओके ठीक है, तो सर अब क्या हुआ, मिस्टर वाई अपनी गाड़ी लेके आ गए, लेकिन मिस्टर एक्स जो है उस वैल्यूअर को मिस्टर वाई तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, उस गाड़ी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय दिस पर्सन। गाड़ी को देने का जो एक वादा ये करना चाह रहा है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है, वैल्यूअर को वैल्यूएशन करने के लिए घुमा रहा है, एक चौराहे से दूसरे चौराहे लेके ही नहीं जा रहा है।
तो सर ऐसे में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। तो एक पार्टी विलिंग टू परफॉर्म लेकिन दूसरी पार्टी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। इन सच अ केस द पार्टी विच इज एट फॉल्ट, जिसकी गलती है, एंड पार्टी हु हैज बीन प्रिवेंटेड, सर जिस पार्टी को प्रिवेंट किया गया है, दे हैज दी ही हैज दी ऑप्शन, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेवे, खत्म करे, ब्रीच हुआ हुआ मान ले, ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ के लिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हुआ हुआ मान लेवे और चीजों को खत्म करे और कंपनसेशन क्लेम कर दे कि ठीक है भाई, तूने तो मेरे को अब वैल्यूएशन करने नहीं दिया, मार्केट से मुझे ऐसी गाड़ी खरीदनी पड़ी तो इतने ज्यादा रुपए देने पड़ गए मेरे को, वो सब तेरे तूने वैल्यूएशन नहीं करने दिया इसलिए। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी अभी बना के आपको दिया है। ठीक है, तो यदि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस प्रिवेंट करने से रोक रही है, परफॉर्मेंस देने से रोक रही है, अपना चैप्टर का नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस देने से रोक रही है, तो फिर दूसरी पार्टी उसे खत्म हुआ हुआ मान सकती है और डैमेजेस के लिए आगे कार्रवाई कर सकती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऐसा मान सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय द पार्टी हु हैज टू परफॉर्म फर्स्ट, जिसको पहले परफॉर्म करना है और यदि उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स को वाई को 15 तारीख को अपनी कार देनी थी और मिस्टर वाई को एक्स को 30 तारीख को 2 लाख रुपए उस कार का पेमेंट देना था। ठीक है, तो यदि 15 तारीख को कार नहीं दी गई, जिनको पहले परफॉर्म करना था उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो क्या इफेक्ट होगा, आइए समझते हैं। फिर कॉमन सेंस है यार, क्या दूसरी पार्टी को परफॉर्म करना है क्या, नहीं सर, दूसरी पार्टी को भी फिर परफॉर्म करने की कतई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, पढ़ भाई बयानी। Where the performance of promise by one party depends upon the prior performance of promise by other party, and the party who is liable to perform the first fails to perform when he cannot claim performance from the other party, and the defaulter becomes liable to pay compensation to the other party for any loss sustained by non-performance of the contract. आइए समझते हैं, ये इस वाले पॉइंट से आ रहा है, मैं आपको बताऊं, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट कैसे। इसमें अपन ने कंडीशनल और डिपेंडेंट में क्या एग्जांपल लिया था कि सर सबसे पहले बिल्डर और मिस्टर एक्स के बीच में एक वादा हुआ, क्या कि क्या वादा हुआ कि सर ये तो इनको बिल्डिंग बना के देंगे और ये इनको बिल्डिंग बना के देने की एवज में एक तो 10 लाख रुपए तो पैसे देंगे, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल भी यही प्रोवाइड कराएंगे। ओके सर, तो सर पहले किसको परफॉर्म करना होगा कि सर बिल्डिंग मटेरियल देने का वादा इनको परफॉर्म करना आएगा, जब ये बिल्डिंग मटेरियल दे पाएंगे तभी तो ये बिल्डर अपना बिल्डिंग बना के देने का वादा पूरा कर पाएगा। यस सर, तो सर अब समझो एक्स ने, ये वादा हो गया इन लोग के बीच में, ठीक है, कि तू मेरे लिए बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग मटेरियल भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा और जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। ओके सर, डन, नो प्रॉब्लम। एक्स ने और बिल्डर ने डिसाइड किया कि सर अपन 20th of June से वी विल स्टार्ट बिल्डिंग दी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बिल्डर अपने 100 आदमियों को लेके पहुंच गया जिनकी पर आदमी 1000 रुपए पर डे की तनख्वाह थी। ओके सर, एक्स ने वाई को बोला 20 तारीख की सवेरे आपको माल तैयार मिलेगा, मैं सारा का सारा माल मंगा के रखूंगा। बिल्डर भाई 20 तारीख की सवेरे 100 आदमियों को लेके पहुंच गया, पता पड़ा यहाँ तो बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं आया, बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं आया, यानी कि क्या हो गया, जब तक इसने परफॉर्म नहीं किया तब तक ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता, पहले वाली बात तो ये फेल हो गया। सर इस कारण इसको लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 आदमियों की 1000 रुपए की तनख्वाह वेस्ट चली गई, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का थप्पड़ लग गया इसको। ठीक है, तो सर पहली बात तो ऐसा 2-3 दिन तक हो गया, 2-3 लाख रुपए इसके खराब हो गए। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, इसने कहा भैया आप काम करने लायक नहीं हो साथ में, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ में। तो सर जिसको पहले परफॉर्म करना था उसने नहीं किया,
तो सर क्या वो दूसरे वाले से वापस रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस मांग सकता है? नहीं सर, अब एक्स को कोई अधिकार नहीं है। और ये जो बिल्डर है इसको क्या राइट मिलेगा? इस नॉन परफॉर्मेंस जिसको पहले करना था उसने नहीं किया, इसके कारण उसको जो भी नुकसान हो रहा है, 2 या 3 लाख रुपए की लेबर कॉस्ट उसकी फालतू लग गई, तो सर वो सारा का सारा पैसा किससे वसूल सकता है? जिसको पहले परफॉर्मेंस देनी थी और उसने नहीं दी, उससे वसूल सकता है। देखो क्या लिखा है, party who is liable to perform first fails to perform, then he cannot claim performance from the other party। अब वो बिल्डर से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। एंड डिफॉल्टर यानी कि मिस्टर एक्स becomes liable to pay compensation to the other party for any loss sustained by non performance of the contract। 2-3 दिन तक लेबर खाली बैठी रहेगी, 2-3 लाख रुपए उसको भरने पड़ेंगे। यस सर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, performance of reciprocal promise to do things which are legal and also other things which are illegal। पढ़ भी बयानी इसको। When persons reciprocally promise first to do certain things which are legal, and secondly, under the certain circumstances, to do certain other things which are illegal. The first set of promise is a contract, and the second is void agreement. Ram and Sham agree that Ram shall sell Sham his house for rupees 10 lakhs. This is a contract. But if Sham uses it as a gambling house, he shall pay rupees 15 lakhs for it. This is a void agreement. तो सर कुछ ऐसी चीजें जो लीगल हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और यदि कोई ऐसी चीज है विच इज इलीगल तो फिर सर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत हो जाएगा। ठीक है, अपन ने तो पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि सर सेपरेबल है तो लीगल पार्ट अपन कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान के और आगे बढ़ जाएंगे, और नॉन सेप और इलीगल पार्ट को खत्म कर देंगे। और यदि नॉन सेपरेबल है तो सर पूरा का पूरा एग्रीमेंट को ही अपन वॉइड एग्रीमेंट मान लेंगे। वॉइड एग्रीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, ये सब पढ़ा है। तो सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स व्हिच आर इलीगल, तो लीगल वाला पार्ट यदि एम्प्लॉय किया जा सकता है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इलीगल पार्ट है वो फिर क्या हो जाएगा सर, वो वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसमें वापस कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल promises। Now let us understand time as an essence of the contract। क्या करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करते हैं।